तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, तो देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो क्या होता है चेंजेस आते हैं, या इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और क्या पढ़ने वाले हैं, रिजोनेंस, और क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली ये 4 चीज़ें उस प्रोडक्ट को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं या डिटरमाइन करती हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या होगा, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को किसी भी ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन को क्या करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, ठीक। तो हम 1 बाय 1 इन चारों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो एक बार जानिए इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट एराइजेज अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या करता है, एराइज होता है, ठीक है ना। देख लीजिए जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, हाँ, ब्रोमोप्रोपेन। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ब्रोमोप्रोपेन। देखो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ब्रोमीन के साइड में। और जब ब्रोमीन के साइड में बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो इस पर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पार्शियल निगेटिव चार्ज के बराबर इस कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा देखो, यह कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा बगल वाला कार्बन, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं करेगा जितना ये डिफिशियंट हुआ है, थोड़ा ही करेगा। तो इस पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसको और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, ये भी क्या आ गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड कार्बन के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो किस बॉन्ड के अलोंग ये ओरिजिनेट हुआ है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, ठीक है ना। दूसरी जो खास बात है किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की, कि इट इज ए काइंड ऑफ परमानेंट इफेक्ट। यह अपने आप में क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। जब तक यह ब्रोमीन इस कार्बन चेन से अटैच रहेगा तब तक यह इफेक्ट बना रहेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट is a permanent effect, permanent
इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो अपने आप में क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। क्लियर है। तीसरी बात, अच्छा देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस पे एक एटम पे कौन सा चार्ज नेगेटिव और अनदर एटम पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, तो इस ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच में एक तरह का पोलैरिटी क्रिएट हो गया। हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट जहां भी होगा वो क्या होगा, पोलैरिटी कॉज करेगा। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट काजेज पोलैरिटी, काजेज पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। देखिए फिर से इसको बना लेते हैं हम यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ पे कौन सा चार्ज था, निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा देखो, हमने आपको क्या बताया कि बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्रिएट कर देता है, पोलैरिटी, और वो भी पोलैरिटी किस टाइप की होती है, परमानेंट टाइप की पोलैरिटी होती है। ठीक है ना। यानी एक तरह का यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, सॉरी, एक तरह का यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल। हाँ, अच्छा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब डाइपोल क्रिएट होता है, डाइपोल की कंडीशन आ जाती है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। साथ ही साथ वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। ये केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर अगर क्या क्रिएट हो गया, पोलैरिटी, तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाने वाली है और कुछ हद तक इसके सॉल्युबिलिटी पर भी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट डाइपोल इज फॉर्म, डाइपोल formed which alter the physical properties of compound such as melting point, boiling point and solubility। होगा ना। हाँ, हमने अभी आपको क्या बताया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ऐसा लिख लीजिएगा, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है ना? अच्छा देखो, एक खास बात और है किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम 3 कार्बन तक क्या करता है, 1 2 3 3 कार्बन तक इसका इम्पैक्ट रहता है। 3 कार्बन के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है ना? तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किसकी तरह होता है, फायर की तरह, हाँ है ना। नाम सुनकर हमको क्या समझा, पुष्पा फायर है मैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट किसकी तरह है, फायर की तरह। ठीक, फायर की तरह क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जितना नज़दीक जाते जाएंगे उतना इसका इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, उससे कम यहाँ पे है और सबसे कम यहाँ पे है। तो फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक जाने पर इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बढ़ता है, किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। और फंक्शनल ग्रुप से दूर जाने पर इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, जैसे आग के पास ज़्यादा बैठो तो ज़्यादा आँच लगती है, अगर उससे दूर हो जाओ तो कम आँच लगती है। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट लाइक फायर, ज़्यादा नज़दीक रहेंगे फंक्शनल ग्रुप के तो इफेक्ट आपको क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा, और फंक्शनल ग्रुप से दूर रहेंगे तो इफेक्ट आपको कम दिखेगा। ठीक है ना। तो इसमें लिख लेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे लिखे, इम्पैक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट takes place maximum up to 3rd कार्बन। ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इम्पैक्ट होता है किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का, वह मैक्सिमम कितने कार्बन तक हो सकता है, 3रे कार्बन तक। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, तो दिस ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, तो टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। देखो, माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, when movement of electron takes place away from carbon chain towards फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, किस बॉन्ड के थ्रू होगा, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड,
थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। देखिए जरा, ये हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके साथ अटैच हो गया फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ। इस पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। सेम उतना ही चार्ज बट पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा किस पे? कार्बन पर। और इसकी वजह से इसके बगल वाले कार्बन पर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। और इसके बगल वाले कार्बन पर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। क्लियर है? तो देखो, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वह कार्बन चेन से किसकी तरफ हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स कार्बन चेन। ठीक है ना? देखिए, हमारे पास ये कोई एक तरह का कंपाउंड है अगेन, और इससे अटैच हो गया मैग्नीशियम। इससे क्या अटैच हो गया? मैग्नीशियम। अच्छा देखो, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच हो? मेटल, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना? कार्बन भी है और मेटल भी है। ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि मेटल है। तो मेटल का जो नेचर होता है वो कभी इलेक्ट्रॉन देने का नहीं, लेने का नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तो यह जो मैग्नीशियम है यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुश करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। या ये कह लीजिए कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो गया? निगेटिव। और ठीक इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? अपीयर हो गया? पॉजिटिव। तो इस पे स्लाइटली निगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखो, यह कार्बन अपने बगल वाले को थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो इस पे थोड़ा सा और निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। हाँ, यह कार्बन फिर अपने बगल वाले कार्बन को क्या करेगा? थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो इस थर्ड कार्बन पर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो दिस इज द माइनस आई इफेक्ट, दिस इज द प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा देखो, आप इफेक्ट चाहे जो भी पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चाहे जो भी इफेक्ट पढ़ो, बट उसका एप्लीकेशन आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉपर्टी जो क्या करेगा? हैंडल करेगा ना। हाँ, तो एप्लीकेशन किसी भी इफेक्ट का पढ़ना बहुत नेसेसरी है। ठीक है ना? और यही जो है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये वो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, या जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वो पॉइंट है एप्लीकेशन। ठीक है ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो देखो बेसिकली माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो
एसिड स्ट्रेंथ की बात कर ले, एसिड स्ट्रेंथ, तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा, तो देखो हमने यहाँ पे एक एसिड ले लिया, दो एसिड ले लिया बेसिकली, ठीक है ना। ना अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इन दोनों में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाला है, आप क्या बताओगे, क्या बताओगे? तो देखो बेसिकली अगर ये हमारा क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर करो तो 1 2 3 2 फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या है हमारा 1 2 3, इसका नॉमेनक्लेचर करो तो सेकंड पोजीशन पे फ्लोरीन, तो इसको क्या लिखेंगे 2 फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। और ये सिंपली क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, हाँ, तो यहाँ पे CH2 लगा है, अगर इसको हम इस तरह से लिख दें तब कोई दिक्कत? हाँ भाई, CH2 का एक हाइड्रोजन ऐसे हमने लगा दिया, बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखा दिया। अब जरा इसके इतने पार्ट को जरा देखिए, तो ये वाला पार्ट इसका और ये वाला पार्ट इसका, दोनों सेम है। हाँ, फर्क कहाँ है, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई, और हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन जो हमारा होता है वो रिफरेंस पॉइंट होता है। हाइड्रोजन इज रिफरेंस पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट का मतलब कि हाइड्रोजन न तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और न तो प्लस आई, इसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है, ठीक है ना। तो जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। इस फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट और इस हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि माइनस आई इफेक्ट एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ा देता है। बोलो तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, ये वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आई है। हो गया, चलो देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक एसिड है और दूसरे तरह के एसिड ये है। बताओ दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? देखिए इधर बेसिकली इन दोनों स्ट्रक्चर में इतना तो सेम है ना, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। लुक यहाँ पे ब्रोमीन
1 2 थर्ड कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे। फंक्शनल ग्रुप से इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से इसकी डिस्टेंस कम है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो बेसिकली क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप से जितना दूर जाएंगे, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट उसका क्या होगा, उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, जितना नज़दीक रहेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्लियर है ना। तो देखो यह ब्रोमीन इस फंक्शनल ग्रुप से नज़दीक है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, यह ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप से दूर है तो इसका इम्पैक्ट कम है। तो किसका ज़्यादा होने वाला है, इसका ज़्यादा होने वाला है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक है। क्लियर है। चलो वन मोर क्वेश्चन। चलो बताओ दोनों में ज़्यादा कौन होगा। देखो इन दोनों में इसका ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप इसके जस्ट बगल में देखो 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे NO2 और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे NO2 और थर्ड पोजीशन पे Cl। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन एक पोजीशन दूर है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एक पोजीशन नज़दीक है, ठीक है ना। एक कार्बन नज़दीक है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन दूर है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। तो ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा। क्या नोट करना है बताओ। अरे वो तो मैं बताऊंगा ना। देखो हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, नोट करके लिखिएगा। हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, लोअर विल बी द, लोअर विल बी द pKa वैल्यू, pKa वैल्यू। एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका pKa वैल्यू उतना कम होगा। क्लियर है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज लोअर pKa वैल्यू, विच वन इज लोअर pKa वैल्यू, pKa वैल्यू, ठीक है ना। देखो जरा ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। अगर इसमें पूछा गया किसकी pKa वैल्यू लोअर होगी, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो ये भी माइनस आई इफेक्ट, पहले देखो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट। ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ये फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है ना। और ये यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट। देखो NO2 भी माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल में लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल में फ्लोरीन लगा है
लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से दूर क्या है, NO2 है, एक कार्बन दूर है, तो डिस्टेंस इसकी बढ़ गई, और जब डिस्टेंस बढ़ गई तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, कम हो गया, और जब कम हो गया तो इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होने वाला है, इसका ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों -I ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नज़दीक हैं, तो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब पीके वैल्यू की बात करेंगे, पीके वैल्यू की बात करेंगे, तो जब पीके वैल्यू की बात करेंगे तो इसका पीके वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर इसको pK1 कह लें और इसको क्या कह लें, pK2, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा pK वैल्यू उतनी कम होगी। क्लियर? चलिए देखिए, अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हैं, एक ये हो गया। हाँ, अच्छा देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो कभी कभी कंपाउंड ना दे करके डायरेक्ट उनका क्या दे देता है, आईयूपैक नेम दे देता है। तो आपको आईयूपैक नेम से कंपाउंड का फार्मूला लिखने आना चाहिए, ठीक ना। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक बात को कोशिश और साथ में करिएगा कि कंपाउंड का बेसिक नॉमेनक्लेचर भी तुरंत आप कर लें, ठीक है ना। तो देखो, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो क्या है, 2 मिथाइल 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। और सिमिलर हम एक देख सकते हैं CH3 CH NO2 और COOH। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 नाइट्रो, सेकंड पे नाइट्रो पोजीशन है, 2 नाइट्रो प्रोपेनोइक एसिड। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इन दो कंपाउंड में, ठीक है ना, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तब कैसे बताएंगे। तो देखो, इन दो पर्टिकुलर कंपाउंड में ये वाला क्या है और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों में क्या है, सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में CN लगा हुआ है, दूसरे में NO2 लगा हुआ है, ठीक ना। अब CN और NO2 में जिसका क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसका -I इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में किसका ज़्यादा है, इन दोनों में, ठीक है ना। तो इसके लिए एक -I ऑर्डर होता है, माइनस, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को भी हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऑर्डर ही पूछ देता है या उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो लिखो माइनस ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, या -I ग्रुप कर लीजिए, -I ग्रुप। सबसे ज्यादा होता है NH3+ का, सबसे ज्यादा किसका होता है, NH3+। यहाँ पे कार्बन की चेन लगी हुई है, ठीक है। क्लियर है? देखो, NH3+ से कम किसका होता है, NO2 का, इससे कम होता है SO3H का। क्लियर है? दिस इज द सल्फोनिक एसिड, ये हमारा क्या है, सल्फोनिक एसिड। फिर किसका होता है, CHO का। फिर किसका होता है, COOH का। हाँ, दिस वन इज एल्डिहाइड और दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है?
इससे कम किसका होता है CO Cl का, इससे कम किसका होता है फ्लोरीन का, फिर क्या होता है क्लोरीन का, फिर किसका होता है ब्रोमीन का, फिर किसका होता है आयोडीन का, फिर होता है ईथर का। ठीक है ना। बीच में शायद कोई चीज मैं भूल रहा हूं। देखिए OR से पहले एल्कोहल OH ये भी फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है OR। ठीक, ये माइनस का, ये माइनस नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन की चेन लगी हुई है इसके आगे। जैसे देखो इस NO2 से पूरा ग्रुप अटैच है, तो ये वाले जो बॉन्ड है ना वो दिखाए हैं, नोट करिए इसको। हो गया। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है साइनाइड और यहाँ पे क्या है नाइट्रो। नाइट्रो हियर इज द साइनाइड। ठीक है ना। देखो सल्फोनिक एसिड के बाद साइनाइड, इधर देखिए NO2 और साइनाइड में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है NO2 का। हाँ, अगर इस सीरीज को देखें तो NO2 का ज्यादा होने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा जाएगा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। ठीक, अच्छा बताओ दोनों में पीके वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? इस वाले की पीके वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसको pK1 और pK2 कर लीजिए तो इसकी pK वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी pK वैल्यू कम होगी। ठीक है, देखिए जैसे अभी हमने क्या लिखा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप देख लिए, तो प्लस आई वाले ग्रुप देख लो प्लस आई। ठीक है ना, तो प्लस आई वाले में क्या क्या होगा देखो, ये 3 डिग्री क्या है, इसका मतलब है इस कार्बन पे चारों तरफ क्या लगा हुआ है CH3 तीन तरफ से। ठीक है, इसका प्लस आई ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है ना, और सबसे कम किसका होगा CH3 का। क्लियर है, ये प्लस आई इफेक्ट वाले। ठीक, तो अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो जैसे माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है बढ़ाता है। ठीक है ना, तो प्लस आई इफेक्ट किसको बढ़ाएगा? हाँ, प्लस आई इफेक्ट किसको बढ़ाएगा बेसिक कैरेक्टर को। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, एंड माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई क्या करेगा डिक्रीज करेगा ना। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा और माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा। देखिए इधर
ये है हमारा क्लियर। 1 2 3 प्रोपेन टू अमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन टू अमीन। ठीक, इसका क्या नाम हो जाएगा एथेन अमीन, एथेन अमीन। अच्छा जरा दोनों में देखो किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है, क्लियर है ना। तो किसका ज्यादा होने वाला है, तो इधर देखो अगर हम इस हाइड्रोजन को यहां से 2 हाइड्रोजन की बजाय एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख दे तो इन दोनों पर्टिकुलर में ये वाला क्या है स्ट्रक्चर तो सेम है। हाँ यहाँ पे क्या है CH3, कौन सा इफेक्ट शो करेगा +I। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन क्या होता है रेफरेंस पॉइंट होता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो +I इफेक्ट क्या करता है बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो जो अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेस होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो दोनों में बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होने वाला है, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है, क्यों ड्यू टू +I इफेक्ट। क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस पे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए करिए इसको। देखिए इसका सबसे पहले तो एपीसी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसका एपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 2 3 4 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 1 2 3 4 4 पे क्या लगा है नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 मेथिल बेंजोइक एसिड, वो सिंपली बेंजोइक एसिड, और ये 2 साइनो बेंजोइक एसिड। क्लियर है। इधर देखो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप क्या क्या इफेक्ट शो करता है। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है -I,
ठीक, इधर देखिए NO2 जो है -I के साथ साथ रिजोनेंस भी शो करता है, ठीक है ना। तो चूंकि अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, तो अभी हम इसको केवल इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है ना। जब रिजोनेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इसको एक बार डील करेंगे, रिजल्ट हमारा अलग नहीं होने वाला है। चलो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I, यहाँ पे कोई इफेक्ट है नहीं है। CN भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I, ठीक। अच्छा बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो -I एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाला है इन कंपैरिजन टू दिस टू। इन दो की अपेक्षा इन दो का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। अब इन दोनों में डिसाइड कर लो, NO2 और CN में जिसका क्या होगा, -I इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अभी हमने आपको चार्ट बनवाया, तो NO2 और CN में NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CN। इट मीन्स कि ये वाला सबसे क्या है, हाईएस्ट एसिडिक है, और ये वाला इससे कम है, ठीक। देखो तो A इज मोर एसिडिक देन D, ये तो है, इन दोनों में डिसाइड हो गया। इन दोनों में देख लो, +I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाता है। -I बढ़ाएगा तो +I क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो +I ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इसका इससे क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो इन चारों में सबसे कम किसका होगा, B का, ड्यू टू +I इफेक्ट। तो B का सबसे कम होगा, फिर C का होने वाला है, और इन दोनों में D का कम है, A का ज्यादा है, तो फिर D और सबसे ज्यादा A। समझ आई, नोट करिए। और क्या एप्लीकेशन है, और क्या एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं, अभी तक एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डील कर रहे थे, ठीक है। उसके आगे का पॉइंट ये है कि +I इफेक्ट increases stability of carbocation, stability of carbocation, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। देखो कार्बोकैटायन क्या होता है, जब कभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने का मतलब ये है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो चुका है, ये कार्बन क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अब इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा हो, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ। तो एक ग्रुप ऐसा है जो इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड से भी ग्रुप ऐसा है जो इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है, तीसरे ग्रुप भी ऐसा है जो इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या है, +I इफेक्ट वाले हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर इसमें से एक कम हो जाए, इन तीनों CH3 में से एक क्या हो जाए, कम हो जाए, अच्छा इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन या टर्शियरी कार्बोकैटायन। अच्छा देखो एक और यहाँ से कम हो जाए तो इसको दो ही तरफ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी,
दो ही प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप रह जाएंगे। हाँ, तो इसके कंपेरिजन में कम नहीं इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है इसको। हाँ, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बो कैटायन। इसमें से कौन निकल जाए तो केवल एक बचेगा और इसकी स्टेबिलिटी इससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये होगा 1 डिग्री कार्बो कैटायन। क्लियर है। अच्छा देखो ये भी हट जाए तो, ये CH3 भी हट जाए तो केवल हाइड्रोजन बचेगा। हाँ, CH3 प्लस, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, मेथिल कार्बोकैटायन, मेथिल कार्बोकैटायन। तो इन चारों में, ठीक ना, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे कम मेथिल कार्बोकैटायन का। अच्छा देखिए, प्लस आई फिर क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस आई फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहीं पे लिख लीजिएगा, एंड माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई डिक्रीजेज। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइनस आई इफेक्ट increases stability of carbon anion, carbon anion, and plus I effect decreases। ठीक है ना। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, ठीक ना। देखो कार्बन एनायन क्या होता है, जब कभी कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन एनायन। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाए ना, माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कार्बन एनायन। अब कार्बन एनायन होने का ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। यह कार्बन इलेक्ट्रॉन का बोझ लेके अपने सर पर ढो रहा है, जो कि ये कार्बन ढोना नहीं चाहता। अब इसको कोई अगर ऐसा मिल जाए जो क्या हो, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ खींच सके, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बोलो। तो दूसरा केस क्या है हमारे पास, अब देखो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहां पे इफेक्ट लग रहा है जी, ये प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, CH3 की वजह से प्लस आई, NO2 की वजह से माइनस आई, ठीक ना। ये बोझ को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बोझ को खींच रहा है, कम कर रहा है, जबकि ये CH3 क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लाद दे रहा है। एक तो बेचारा वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बोझ से मरा जा रहा है कार्बन, और CH3 बोल रहा है कि और इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना। तब
इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, दिस वन। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे पहले, ठीक है ना, तब अगला पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग order of stability. Arrange the following in increasing order of stability, ठीक है ना। देखो करिए, चलिए देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तमाम तरह के इम्पैक्ट चेक कर लेंगे, इसमें कौन कौन से तरह के इम्पैक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, -I, हाँ, ये CH3 है, +I है, लेकिन कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, हाँ, और ये भी कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -I, ठीक है ना। ये भी, ये +I, ये भी +I, लेकिन ये 3 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, यहाँ पे -I, यहाँ पर भी -I। अब दो दो ग्रुप -I वाले हैं, NO2 भी है और CN भी है। तो दोनों में CN और NO2 में किसका -I इफेक्ट ज्यादा होता है, NO2 का, हाँ। तो जब NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि -I इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो सबसे कम स्टेबल इसमें A होगा, फिर क्या होने वाला है, D होने वाला है, हाँ। अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 3 डिग्री और 1 डिग्री में कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला कम होता है। तो फिर क्या होगा, B, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होने वाली है, C की। ये कार्बन एनायन है और हम यहाँ कार्बोकैटायन डील कर रहे हैं, इस पर निगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तब केस अलग अलग है ना, केस अलग अलग है ना, वहाँ कार्बन एनायन था, यहाँ कार्बोकैटायन है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंक्रीजेज reactivity towards nucleophilic reactions, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देखो इस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को हम आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा केवल आपको हिंट कर देते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा केवल बता देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक कंपाउंड है दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। ये कंपाउंड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, जिसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, जिसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, और प्यार से इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा देखो, और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है एथेनॉल, दूसरा हमारे पास कंपाउंड क्या है, एथेनॉल, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो हम माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि CH2 के साथ हम NO2 लगा देते हैं। CH2 के साथ क्या करते हैं, NO2 लगा देते हैं। अब देखो जरा क्या होगा। बेसिकली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या करेगा, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। सिमिलर केस इसमें भी होने वाला है, पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे किसी ऐसे रिएजेंट को अटैक करना हो, अगर इस कार्बन पे किसी रिएजेंट को अटैक करना हो, तो किस तरह का रिएजेंट अटैक करेगा, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा तब तो उस पर अटैक कर पाएगा, बोलो। तो ऐसे स्पीसीज या ऐसे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हो, तो हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपली हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिखा देते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब बताओ अगर इन दोनों कंपाउंड में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे आसानी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये खुद क्या है, निगेटिवली चार्ज है, बोलो। अब देखो इन दोनों में, इन दोनों कार्बन पे किस पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने वाली है, यहां पे दोनों हाइड्रोजन है, तो ये तो कोई इफेक्ट शो करेंगे नहीं। तो जितना ऑक्सीजन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो पाएगा उतना ही रहेगा। जरा इस कंपाउंड को देख लीजिए, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला भी तो ग्रुप बैठा हुआ है NO2, और ये NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो यह NO2 जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ, और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यह अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, और जब ये पुल करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इन दोनों में ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, ये वाला, दोनों के पॉजिटिव निगेटिव में ज्यादा अंतर है इसके कंपैरिजन में, तो ये वाला क्या करेगा, ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा, ठीक है ना।
तो माइनस आई इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो दोनों में न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होने वाला है, इसका ज्यादा होने वाला है। बोलो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये CH3 CHO है और CH3CO CH3 है, दिस वन इज एसीटोन। ये कीटोन है ना, प्रोपेनोन, हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। और ये क्या है, एल्डिहाइड, एथेनॉल। बताओ दोनों में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस में ज्यादा तेज होने वाला है, यानी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन दो में किस में ज्यादा होगा। करिए, पहली मत बुझाइए। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक तरफ क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरे में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, है ना। देखो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, हाँ, ये प्लस आई और ये प्लस आई। इसमें कितने प्लस आई हैं, एक। इसमें कितने प्लस आई है, दो। और प्लस आई क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक रेट को बढ़ाता है कि घटाता है, घटा देता है, कम कर देता है। तो इसी में थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, एंड प्लस आई डिक्रीजेज। प्लस आई क्या करता है, डिक्रीज करता है, और माइनस आई उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना। अब इसी में बढ़ा रहे, इसी में डील कर लेते हैं। तो बताओ, इसमें दो प्लस आई, इसमें एक प्लस आई, हाँ, ये ज्यादा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये कम करेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस में ज्यादा तेज होगा, इस वाले में। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्लस आई इंक्रीजेज, प्लस आई इंक्रीजेज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन, whereas माइनस आई डिक्रीजेज। क्लियर है। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जबकि माइनस आई क्या करता है, घटा देता है, ठीक है ना। देखो जरा, बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रॉन से लबालब भरा होता है। जो बेंजीन होता है इस पे क्या होता है, अभी आगे हम जब बेंजीन को पढ़ेंगे तो बताएंगे ऐसा क्यों होता है कि बेंजीन जो है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन एकदम इतना भरा होता है कि मत पूछो। क्यों, क्योंकि हर एक कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है हर एक कार्बन पे। तो जब ऑलरेडी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज किए हुए है, तो अगर इस बेंजीन पे अटैक करने का मौका मिलेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइली तो अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी, ऐसा कोई स्पीशीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज कैरी कर रहा हो, पॉजिटिव चार्ज, या किसी तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है,
वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब होगा क्या कि यह इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, किसी और चीज को रिप्लेस करेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन बेसिकली कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब दो केस हैं, अगर इसी बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा हो किसकी तरफ, बेंजीन की तरफ। ऑलरेडी बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन से भरपूर है, उस पे से इस पे ऐसा ग्रुप आ गया कि उसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन भर गया। और जब बेंजीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो और ज्यादा तेजी से कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एज कंपेयर टू कि उस पे ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, खींच रहा हो, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या हो गया, केस अलग हो गया, COH बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया, तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो किसी इलेक्ट्रोफाइल को क्यों अपने पास बुलाएगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे ज्यादा है तो बुला लिया, तो दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज्यादा तेज किस में होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है, जब बेंजीन पे CH3 लगा होता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, और प्यार से हम इसको बोलते हैं टालुइन, प्यार से इसको हम क्या बोल लेते हैं, टालुइन। और दिस वन इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब देखो टालुइन और बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा तेज होने वाला है, टालुइन में, क्यों, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो प्लस आई क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, कौन से रेट ऑफ रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक, और माइनस आई क्या करता है, घटा देता है। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of increasing order of nucleophilic reaction, increasing order of rate of nucleophilic reaction, rate of nucleophilic reaction। करिए,
देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो इसमें किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की। किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है, प्लस आई की माइनस आई? न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। प्लस आई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को सपोर्ट करता है। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, समझ लीजिएगा। हाँ, इधर देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को माइनस आई क्या करता है, ज़्यादा सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू प्लस आई, ठीक ना। तो माइनस आई न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और प्लस आई कम करता है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया, ठीक है। देखो यहीं पे देखो लिखा है ना, प्लस आई इंक्रीजेज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो प्लस आई किसको सपोर्ट करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को। हाँ, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस आई इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब देखो जरा, इन चारों में क्लोरोबेंजीन तो कॉमन है, इधर देखिए इतना पोर्शन तो कॉमन है ना जी सब में, हाँ इतना तो कॉमन है। बट इसमें अब क्या चेक कर लेंगे कि इफेक्ट कौन कौन सा लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। जहां जहां पे है वहां पे तो हाइड्रोजन ही होगा ना इसमें, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे चेक करिए, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, और यहाँ पर प्लस आई। बोलो, तो प्लस आई रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इन चारों में सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किसका होने वाला है, डी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। फिर ये माइनस आई, ये भी माइनस आई है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो माइनस आई का ज़्यादा होगा, कोई वाले नहीं से। तो ए, फिर इन दोनों में देख लो, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस आई। तो इन दोनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होने वाला है, 3 वाले का। यहाँ पे 2 माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे 3 माइनस आई लग रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, पहले बी होगा फिर सी होगा, ठीक है ना, बी और सी, ठीक है। ये ऐसा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छापो जल्दी से। अच्छा, एक चीज जो अक्सर लोगों जो अक्सर छूट जाता है, ठीक है ना, उसको भी मैं बता दूं। हाँ, तो एक क्वेश्चन के साथ देख लीजिए इसको, कि अगर मैं पूछ लूं कि CH2CH और COOH, साथ में CH ट्रिपल बॉन्ड C और COH, ठीक, इन दोनों पर्टिकुलर कंपाउंड में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस बात के लिए, इस चीज के लिए नोट करके एक बात लिख लीजिए, मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर विल बी माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहने दीजिए पर्टिकुलर किसी एटम के लिए। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। COH ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बगल वाले कार्बन को देखो तो इस पे कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हाँ? और जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं उसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, sp2, ठीक।
ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और जस्ट इसके बगल वाला जो कार्बन में उस पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। ठीक, अब sp हाइब्रिडाइजेशन में एस का कैरेक्टर कितना होता है, 50%, 50%, और sp2 में 33.33% एस कैरेक्टर। तो दोनों में एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, इसमें। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और जहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होने वाला है, इसका होने वाला है, बोलिए, गुड। तो ये था ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिजोनेंस। और जो रिजोनेंस है वह ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर है, ठीक है ना। अगर आपको रिजोनेंस नहीं आता तो मान के चले कि ऑर्गेनिक नहीं आता, ठीक। अगर आपको रिजोनेंस नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तमाम तरह की चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िए। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लोग जो कि यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं ताकि उनका भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। थैंक यू टू ऑल।